यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री TNC जी, कुल सचिव श्री महोदय जी, सभी अधिकारीगण और प्यारे छात्र छात्राएं, जब मैं बनारस सर्किट हाउस से इधर आने के लिए निकली तब मेरे मन में बड़ी कल्पना थी, कोई बड़ा संकुल, चारों दिशा में ग्रीनरी वगैरह वगैरह कुछ होगा, सब्जियां होगी, पेड़ पौधे होंगे। लेकिन इधर आने के बाद पता चला कि पिछले 2 साल से ही ये परिसर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि ये संकुल को एक अच्छा मॉडल, कृषि यूनिवर्सिटी का एक सेल जैसा प्रयोग भूमि हम बनाए, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी के नाम से है और हमारे महात्मा गांधी जी ने देश भर में ऐसे ऐसे प्रयोग किए थे और सफलता हासिल की थी, परिणाम प्राप्त किया था और हम सभी को, पूरे भारत के लोगों को एक दिशा दिया था कि हमें क्या करना है। और वे कहते थे गांव का विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। गांव में जो बनता है उसका उपयोग ही गांव वाले करें तो गांव में रोजगार भी मिल जाएगा, अच्छा वातावरण बन जाएगा, सामूहिक भाव पैदा होगा। गांव मेरा है, तालाब मेरा है, स्कूल मेरी है, आंगनवाड़ी मेरी है, रास्ता मेरा है और कोई किसी का नहीं है। ये भाव से ग्राम्य विकास होना चाहिए, ऐसी कल्पनाएं नहीं, लेकिन कई स्थानों पर ऐसे आश्रम बनाकर, आश्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को नई टेक्निक सिखाकर आगे बढ़ाने का काफी प्रयास भारत भर में हो रहा है। कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। पशुपालन ऐसा जो रोजगार देता है। यदि हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन यदि एक पशु है, घर में एक गाय है, तो पूरी साल अच्छी तरह से फैमिली को हम देख पाते हैं। तो कृषि क्षेत्र और पशुपालन दोनों हमारे लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है मित्रों। कृषि में भी सबसे ज्यादा आज हो रहा है ऑर्गेनिक खेती, क्योंकि हम लोगों ने, मुझे याद है कि 30 साल पहले या तो 20 साल पहले कोई केमिकल फर्टिलाइजर या तो कोई दवाई या ऐसी कोई किसान यूज नहीं करता था। हम भी खेती करते थे, पिताजी खेती करते थे, तो फर्टिलाइजर घर में ही बनता था। पशुओं का गोबर, पराली सबको इकट्ठा करके फर्टिलाइजर बन जाता था और वही फर्टिलाइजर का उपयोग हम खेत में करते थे। दवाई भी घर में ही बनाते थे, बाजार में लोग बनाते थे, उसको बेचते थे और वही दवाई का उपयोग करके हम हमारी फसल बचाते थे। लेकिन ज्यादा उत्पादन करने के विचार से, क्योंकि हमें बाहर से
दूसरे देशों से गेहूं वगैरह मंगवाना पड़ता था क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन कम था। तो बाहर से गेहूं वगैरह आता था, लाल गेहूं हम खाते रहते थे। इसमें न कोई स्वाद था, सड़ा हुआ आता था। फिर उसी समय की सरकारों ने यह तय किया कि जिस तरह विदेशों में ये किसानी होती है, खेती करते हैं, वो दिशा में हम चले। और इसमें से शुरू हुआ फर्टिलाइजर का उपयोग, केमिकल का उपयोग। उत्पादन तो ज्यादा हुआ, लेकिन हमारी धरती माता की तंदुरुस्ती हम लोगों ने बिगाड़ दी। बीमार हो गई हमारी धरती। और ऐसे गेहूं वगैरह खाने की वजह से कैंसर, किडनी फेल, हार्ट अटैक, ऐसे कई बीमारियां हमारे देश में आई। और आज पूरे भारत में कोरोना से जितने लोग नहीं मरे, इससे ज्यादा लोग कैंसर में मरते हैं। कोरोना आया तो हम सब डर गए, नई नई हॉस्पिटलें बनाई और अलग बेड बनाए, सब कुछ किया बचाने के लिए। लेकिन ये कैंसर क्यों होता है ये सबको पता है, फिर भी हम इसके लिए तैयार नहीं है, वो अपनाने के लिए तैयार नहीं। अब मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल से हमारे किसान ये फर्टिलाइजर छोड़ रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल भी मैं एक डिस्ट्रिक्ट में गई थी, वहां कई किसानों को मिली थी जो ऑर्गेनिक खेती करते थे, जो मत्स्य पालन करते थे। और वे लोगों के साथ ये चर्चा होती थी, तब वो बोलते थे कि अभी उत्पादन कम नहीं होता है। शुरू में थोड़ा सा उत्पादन कम हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे उत्पादन बढ़ रहा है, खर्च कम हो रहा है। एक पशु घर में गाय है तो उसके गोबर से हम जीवामृत बना रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। जो पराली हम जलाते हैं, प्रदूषण तो हम ही बढ़ाते हैं, वही हवा हम लेते हैं। इसी वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है। अब पराली न जले, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। ऐसे यांत्रिक ऐसे साधन मिल रहे कि जिसकी वजह से किसान उसका टुकड़े करके जमीन में मिक्स कर देते हैं और इसके बाद इसमें से फर्टिलाइजर अपने आप बन जाता है। अब कैसी ऐसी एजेंसियां हो रही हैं जो बड़ा बड़ा प्लांट लगाकर बड़े मात्रा में आसपास के गांव से 200-300 गांव से गाय का गोबर उठाते हैं, गोबर के पैसे देते हैं, इसके यूरिन उठाते हैं, यूरिन के पैसे देते हैं और वो लाकर इसमें से दवाइयां बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, लिक्विड दवाइयां बनाते हैं और बाद में किसानों को वो देते हैं। ये बड़े पैमाने पर अलग अलग स्थानों पर हो रहा है, एक अच्छी निशानी है मित्रों। अब हम ये सीखने के लिए तैयार हो गए हैं मित्रों। हमारे किसान आसपास के एरिया में जाते हैं, जहां जो कुछ अच्छा हो रहा है वो देखते हैं और देखने के बाद अपने खेत में आकर, अपने गांव में आकर वैसा ही एक मॉडल तैयार करते हैं और अच्छा मॉडल हो जाता है, तब दूसरे किसान उसको देखने के लिए आते हैं। जरूरी है कि कृषि यूनिवर्सिटी इसमें अग्रसर बने और आसपास के जितने भी किसान हैं जिसको कुछ सीखना है, कुछ देखना है, कुछ करना है, तो वे सब लोगों को इकट्ठा करके उसके खेत में जाकर
उसको सिखाना चाहिए कि इसी तरह करिए तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। हमारे जितने भी छात्र छात्राएं इधर पढ़ते हैं या कहीं भी कृषि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल तो आप सीख लेते हो, थियरी आप सीख लेते हो, प्रैक्टिकल भी ऑफिस में या तो अपनी क्लासरूम में सिखाया जाता है। लेकिन मैं तो ये चाहती हूं कि आपके आसपास के 4-5 गांव ऐसे होने चाहिए जहां किसान के खेत में ये प्रैक्टिकल हो, किसान भी सीख ले, आसपास के 2-4 किसान भी सीखने के लिए प्रयास करें। दूसरा, जितने स्टूडेंट्स इधर पढ़ते हैं ये तय करो, सर्वे करो कि जो बच्चे इधर पढ़ते हैं, 176 स्टूडेंट्स है इधर, वे लोगों के पास अपने गांव में कितनी जमीनें हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि जितने स्टूडेंट्स कृषि यूनिवर्सिटी में कृषि सीखते हैं, वे सभी हमारे स्टूडेंट्स अपने गांव में जाकर अपने खेत में वो प्रयोग करें और पिताजी को समझाएं कि मैं ये सीखा हूं, हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और ही करने की आवश्यकता नहीं। जबकि 176 विद्यार्थी है, छात्र है हमारे पास, तो कम से कम इतने खेत में 1 एकड़, आधा एकड़ में कुछ न कुछ तो हम करवा सकते हैं और वहां जाकर करवाना चाहिए, करना चाहिए। और दूसरा जो किसान है उसको सिखाना चाहिए कि अंकल इसी तरह आप करोगे तो ज्यादा उत्पादन होगा, खर्च कम होगा, फर्टिलाइजर कम होगा, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करोगे तो पानी की बचत होगी, और पानी की बचत होगी तो ज्यादा एकड़ में हम हमारी खेती कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो भी प्रयोग हो रहे हैं मित्रों, ये सभी प्रयोग यूनिवर्सिटी के भवन से बाहर निकल लैब से लैंड तक ये पहुंचना चाहिए, लैब से लैंड तक ये पहुंचना चाहिए। हमारे अध्यापक की दिशा में कार्य करें मित्रों। हम हमारे विद्यार्थियों को 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कई प्रयोग करने के लिए भेजते हैं, तो क्यों ना हम हमारे ही खेत में प्रयोग करें, हमारे ही खेत में काम करें मित्रों। और मैंने देखा है कि हमारी बेटियां ज्यादातर कृषि क्षेत्र में आगे आ रही हैं, पशुपालन में आगे आ रही हैं। एक अच्छी बात है मित्रों। पहले मैंने देखा था कि सभी छात्र ही कृषि यूनिवर्सिटी में आते थे, पशुपालन, मत्स्य उद्योग इसमें जाते थे। लेकिन अभी काफी मात्रा में हमारी बेटियां भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है, इधर से सीख कर जाएगी, जहां जाएगी वहां उसका ज्ञान वहां उपयोगी होगा और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे मित्रों। आप देखिए, पास में इतना बड़ा अच्छा बना हुआ, बांधा हुआ तालाब है। अब मैं चाहती हूं ये तालाब की सफाई होनी चाहिए। आसपास इसके जो गांव है, पास में बड़ा गांव है मित्रों, इसका सहयोग लेना चाहिए, युवा आगे आए और तालाब का उपयोग खेल कूद के लिए, आसपास जमीन है, इसमें भी हम कुछ न कुछ अलग कर सकते हैं। कोई नजदीक में कॉलेज भी है, उनके भी छात्र छात्राएं हैं, तो सभी मिलकर एक अभियान चलाए और ये तालाब को स्वच्छ बनाए, तालाब को स्वच्छ बनाए। ये हमारी धरोहर है मित्रों, वो टूटना नहीं चाहिए, इसके संभालना हमारा काम है। हमारे पूर्वजों ने बनाया क्योंकि उसी समय
पीने का पानी वहां से प्राप्त होता था और पानी का उपयोग पीने के लिए होता था, कपड़े वगैरह वगैरह धोने के लिए, स्नान करने के लिए होता था। धीरे धीरे डेवलपमेंट इसी दिशा में हुआ, घर घर नल आ गया तो तालाब की जो कीमत थी ये हमारे लिए कम हो गई और एक कूड़ा कचरा के लिए का एक स्थान बन गया। यदि हम पानी बिगाड़ेंगे मित्रों तो हम जीवित नहीं हो सकेंगे। अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वास्थ्यप्रद जीवन जीने के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है, शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है, शुद्ध आहार की आवश्यकता होती है और शुद्ध विचार की आवश्यकता होती है। शुद्ध आचार विचार होना चाहिए। ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, हवा बनाने के लिए तो हमें जाना ही नहीं पड़ता है, वो तो हमारे वृक्ष पैदा ही कर देते हैं हमारे लिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं और हमें ऑक्सीजन दे देते हैं, लेकिन ये मिक्स करते हैं तो हम नहीं करते हैं। हवा बिगाड़ने का काम हमारे माध्यम से हो रहा है और इसी वजह से हम संकल्प करें, ऐसे साधन भी बने हैं कि जो पराली में से कोई पाउडर स्वरूप बनाकर ये जमीन में डालता है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए मित्रों, और ऐसी गंदी हवा से बचिए। पीने का शुद्ध पानी मिले, इसीलिए पूरी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगी है मित्रों। इसमें हमारा सहयोग होगा तो जल्दी से हर घर नल से पानी मिलेगा। और तीसरा, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो जो सब्जी हम खाएंगे ये ऐसी दवाई वाली है तो नहीं होगी मित्रों। हमारे लिए तो हम करें, ये दूसरों के लिए ही बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से उसकी भी स्वास्थ्य अच्छी रहे। केंद्र सरकार ने एफपीओ बनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया है, यूनिवर्सिटियों को प्रेरित किया है, केवीके को प्रेरित किया है। और मैंने देखा है कि ये जो जनपद है, ये जनपद में अभी तक 10 एफपीओ बनी है और सक्सेसफुल तरीके से काम कर रही है। मैंने कहा कल मैं ये सभी एफपीओ को मिली थी, उसका कई सुझाव था, ये सुझाव मैंने ध्यान में लिया है और जहां वो चर्चा होगी वहां हम कहेंगे। लेकिन जितनी भी राज्य और केंद्र सरकार की योजना है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, ये सभी का उपयोग करके हम आगे बढ़े। यूपी में स्वयं सहायता जुट समूह की महिलाएं हैं और काफी मात्रा में वो महिलाएं काम कर रही हैं और अलग अलग प्रकार के काम कर रही हैं, इनकम जनरेट कर रही है, अपने परिवार को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। इसका इतना अच्छा फल मिला है, जो महिलाएं पहले अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी और वो कहती थी कि इसको पढ़ाने से क्या फायदा है, वो तो ससुराल जाना है उसको, तो यदि वो शिक्षिका बनेगी और 10-15 हजार रुपया सैलरी लेगी तो उसका विवाह हो जाएगा तो दूसरे घर चली जाएगी, तो जो पैसा कमाने के लिए मैंने जो मेहनत की, पैसे खर्च किए, तो उसकी सैलरी तो वहां मिलेगी, हम क्यों उसको पढ़ाएं। ये विचार हमारी महिलाओं का था, आज वो विचार संपूर्णतः बदल चुका है मित्रों। और वो स्वयं बोलती है कि मैं नहीं पढ़ी तो मुझे क्या परेशानी होती है, मुझे पता है। कोई अधिकारी के सामने जाते हैं और वो कहते हैं कि इधर साइन करो, तो मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकती हूं,
तो मुझे अंगूठा लगाना पड़ता है, और मेरे मन में ये होता है कि मैं क्यों नहीं पढ़ी, अंगूठा लगाना पड़ता है। तो ये नौबत मेरी बेटी के लिए नहीं आना चाहिए। वो पढ़ी लिखी होगी, अपना काम करती होगी, तो अपने बच्चों को भी आगे ले जाने के प्रयास करेगी। एक पीढ़ी से ज्ञान दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी करते 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 समग्र समाज एक संस्कारी समाज, पढ़ा लिखा समाज बन सकता है। और इसी वजह से महिलाओं की शिक्षा, बेटियों की शिक्षा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जितना उसको पढ़ना है, जिस तरह आप बेटे को पढ़ाते हो इसी तरह बेटी को पढ़ाओ। अब बेटा तो कैसे पढ़ता है आपको भी पता है, मुझे पता है। सिंसियरली जो कोई पढ़ता है तो बेटियां पढ़ती है ज्यादातर। घर का काम करती है, खेत का काम करती है, पशुपालन का भी सहयोग करती है, और बाद में किचन में भी जाती है, और बाद में जो समय बचा वो समय में पढ़ने लिखने का काम करती है। और इसी वजह से आप सबको, जब मैं सेवापुरी में आई हूँ, सेवापुरी एक विधायक क्षेत्र है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री, आपको पता होगा, सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए नीति आयोग ने उसको एक्सेप्ट किया है। और नीति आयोग के जितने सदस्य हैं बार बार इधर देखने के लिए, सर्वे करने के लिए आते हैं। मैं एक बार पहले आई थी अक्टूबर महीने में, तब मैंने सेवापुरी के कोई क्षेत्र में प्रवास किया था, और वहां की आंगनवाड़ियों को मैंने देखा था। आंगनवाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं, उनको वहां स्वास्थ्यप्रद भोजन, कुछ सिखाना, कुछ कहानियां सुनाना, ऐसा काम हो रहा है। प्रेग्नेंट वुमन आती है और हमारी किशोरियों आती हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता, अच्छी सुविधा, अच्छी तालीम, ट्रेनिंग आंगनवाड़ी की जरूरी है। हम घर में रखते हैं 3 साल से कम उम्र वाले बच्चों को, जो सिखाना चाहिए वो हम सिखाते हैं, लेकिन आसपास अड़ोस पड़ोस मित्रों, ये सबके बीच में जब हमारे बच्चे खेलते रहते हैं, जाते रहते हैं, तब कुछ न कुछ सीख कर आते हैं जो उसके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ अच्छा भी सीखते हैं तो कुछ गंदा भी सीखते हैं, न सीखने जैसा सीखता है। अभी ऐसे बच्चे जब आंगनवाड़ी में आते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर के, सहायिका की एक जिम्मेवारी बनती है कि जो अवगुण लेकर आए हैं उसको हटाओ और सद्गुण का निरूपण करो। ये आंगनवाड़ी का महत्व है। बीमार बच्चा आता है तो उसकी सेवा करो और एक स्वस्थ बच्चा बनाओ। भूखा बच्चा आता है तो आंगनवाड़ी में उसको कुछ खिलाओ। प्रेग्नेंट वुमन आती है तो उसको भी सिखाओ कि प्रेगनेंसी के समय पे क्या खाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, टीवी में क्या देखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव जो बच्चा माता के पेट में बड़ा होता है उस पर पड़ता है, जो हम नहीं जानते हैं। ऐसी बातें हमारी महिलाओं के सामने आंगनवाड़ी में होती है, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से ऐसी प्रेग्नेंट वुमन को 5,000 रुपया समय समय पे दिया जाता है। बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा होता है। मैं पति देवों से विनती करती हूं कि आपके पत्नी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, जरा देखिए और इसमें से लाइए घर पर
और बाजार में जाकर कई फ्रूट्स, कई सब्जी, दूध लाकर अपनी पत्नी को पिलाइए, खिलाइए। इसके लिए ये 5,000 रुपया दिया जाता है। बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए नहीं होता है, या बीड़ी पीने के लिए नहीं होता है, या कुछ कपड़े खरीदने के लिए नहीं होता है। अपनी पत्नी जो बच्चा का जन्म देने वाली है, वो बच्चा एक स्वस्थ बच्चा का जन्म हो, ऐसे बच्चे पैदा हो कि भविष्य के हमारे देश को संभालें, इसके लिए वो देते। ये मैं इसी वजह से कह रही हूं आप सबको, क्योंकि मैं आंगनबाड़ी में जाती हूं मित्रों, महिलाओं को मिलती हूं और पूछती हूं कितने पैसे लाए, क्या खाया, तो जवाब नहीं दे पाती है मित्रों। अभी तो मैंने ये ट्रेनिंग जो हो रही है ना आंगनबाड़ी वर्कर की, इसमें कहा है कि आप उसकी जो पासबुक होती है मंगवाइए, और पासबुक में यदि पैसे लिए होते तो पासबुक में लिखा होगा कि 50 रुपया ले गए हैं, 100 रुपया ले गए हैं, कि 200 रुपया ले गए हैं। तो मान लीजिए कि वो घर में लेकर पत्नी को कुछ न कुछ खिलाया होगा, बेटी को खिलाया होगा। तो मैं जब इस क्षेत्र में आई हूँ और पूरा क्षेत्र एक आदर्श क्षेत्र बनने जा रहा है, तो हमारा दायित्व ये है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे मर भी जाते हैं, और उसका जो रेट है बहुत ज्यादा है। 1000 बच्चों का जन्म होता है, तो इसमें से 40-45 बच्चे तो मर ही जाते हैं। तो सरकार का ये प्रयास है इसमें कमी आए। 40 मरते हैं तो 30 मरे, 30 मरते हैं तो 20 मरे, 20 मरते हैं तो 10, और 10 के बाद 0। 100% बच्चे जिए, इस दिशा में काम कर रही है। और इसमें परिवार का सहयोग मिलेगा तो ये जो कमी है ये नीचे आ जाएगी, या कमी पूरी हो जाएगी, और कोई किसी परिवार को अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को घुमाना नहीं पड़ेगा। इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं, आप सब भी काम करते हो। गांव के जो प्रधान है वो भी देखे कि आपके यहाँ कितनी आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में कितने कुपोषित बच्चे हैं। आपके गांव में अभी एक अभियान चल रहा है, 2 जनवरी से 12 जनवरी तक 10 दिन क्यों चला रहा है? वो टेस्ट कर रहे हैं कितने लोग, युवा युवती, बच्चे, बुजुर्ग टीबी वाले। तो भारत को टीबी मुक्त बनाना है, और वो भी 2022 तक, 2025 तक। ये भारत के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। और इसी वजह से राज्य सरकार ने 10 दिन तक पूरे यूपी में घर घर जाकर, झोपड़पट्टी में जाकर, कारखानों में जाकर टेस्ट करेंगे। और जिसको भी ऐसा कुछ लगता है कि खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, तो उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद उसकी सेवा होगी। तो ऐसे जितने बच्चे निकल रहे हैं, तो जनता उसको गोद ले रही है, एनजीओ गोद ले रही है मित्रों, और 6 महीने में वो बच्चे बाहर निकल जाते हैं। कुछ खिलाओ, फ्रूट्स दे दो, तो वो एक शक्तिशाली युवा भी बन सकते हैं मित्रों। एक अभियान चल रहा है। तो प्रधान को मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रधान मतलब गांव का मुखिया, ये देखें कि आपके गांव में कितने ऐसे हैं जो टीबी वाले हैं, कितने कुपोषित बच्चे हैं। जितनी प्रेग्नेंट वुमन है 100% 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है कि नहीं होती, ये भाई हमारी जिम्मेवारी है। आप अपेक्षा करते हो, मैं भी चुनाव लड़ी हूं, मंत्री रही हूं, तो गांव के लोग हमारे पास ये अपेक्षा करते थे कि ये रोड बनना चाहिए,
पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, करना चाहिए। तो मैं प्रधानों को ये पूछती थी कि मेरा दायित्व तो मैं निभा रही हूं, लेकिन मुझे बताइए कि आपके गांव का आप प्रधान हो, गांव के लोगों ने मतदान करके आपको चुना है और केंद्र राज्य सरकार आपको कुछ न कुछ छोटी मोटी ग्रांट देते हैं, तो ये ग्रांट का उपयोग किस तरह करते हो मुझे बताइए। और आपके गांव में टीबी वाले बच्चे हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? आंगनवाड़ी में जाते हो कि नहीं जाते हो? आंगनवाड़ी वर्कर समय पे आती है कि नहीं आती है? प्राइमरी स्कूल बराबर चलती है कि नहीं चलती है? क्या ये आपका दायित्व नहीं है? ये सब उसके फर्ज में, ड्यूटीज में आती है मित्रों। जितना अच्छा हो सके इतना अच्छा करने का प्रयास यदि प्रधान करता है तो गांव श्रेष्ठ बन ही सकता है, बन ही सकता है, कोई उसको रोक नहीं। एक बार प्रधान हाथ में झाड़ू लेकर निकलता है तो गांव धीरे 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 झाड़ू पकड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू पकड़ा तो पूरी दुनिया ने हाथ में झाड़ू पकड़ा और स्वच्छता हो रही है मित्रों। तो जो मुख्य लोग होते हैं, कोई भी संस्था के हो, चाहे यूनिवर्सिटी के हो, चाहे गांव के हो, चाहे कॉलेज के हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, कोई भी हो, ये जब नेतृत्व लेते हैं तो उसका परिणाम हमें मिलता ही है मित्रों। तो आज मैं इस क्षेत्र में आई हूं, खास तौर पर मुझे तो जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं इसमें एफपीओ बनाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, इसमें हम किस तरह मददरूप हो सके, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। और इसी वजह से यूनिवर्सिटी का एक कृषि क्षेत्र को भी मैं कहूंगी कि आप भी तय कीजिए कि आपके एक कृषि यूनिवर्सिटी का एक कृषि विभाग द्वारा एफपीओ बनाने के लिए आप किसानों को प्रेरित करोगे और एफपीओ बनाओगे, एफपीओ बनाओगे। और किसान जब एफपीओ बनाने का शुरू हो तब इसमें 300, 400, 500 किसान होना चाहिए। छोटा किसान, बड़ा किसान, महिलाएं, सब अलग अलग प्रकार के जो काम करते हैं ये सब इसमें सम्मिलित होंगे, तब ही एफपीओ बन सकता है। सबका विचार एक होना चाहिए, एक उत्तर में चलेगा, एक दक्षिण में चलेगा तो कोई किसी को फायदा नहीं मिलने वाला। सबके एक ही विचार हो, सब सहयोगी बने, मार्गदर्शन करें। इसमें कोई 2-3 ऐसे भी होना चाहिए जिसको टेक्नोलॉजी का पता है, कोई ऐसा भी इसमें हो जो विदेशों के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत कर सके। ऑनलाइन कंपनी कैसी है, अच्छी है, ठग वाली है, नहीं, वो भी जरा ढूंढ सके, ऐसे लोग भी इसमें होने चाहिए। वैज्ञानिकता जिसके पास है ऐसे भी इसमें होने चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के हमारे किसान इसमें जुड़ेंगे, अलग अलग उत्पादन करने वाले इसमें जुड़ेंगे तो एफपीओ सक्सेसफुल होगा और आप चाहोगे इतना मुनाफा कमा सकते हो और दुनिया भर में कहीं भी आप अपनी फसल, अपनी सब्जी को आप बेच सकते हो। तो हमारे अध्यापक हैं सब तो प्रयास करेंगे इस दिशा में काम करने के लिए, और हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये सब भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सबने हमारा स्वागत किया, इसी वजह से यूनिवर्सिटी का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। और मैंने जितनी बातें आपके समक्ष रखी है इसमें जितना हो सके इतना जरूर कीजिए। और यूनिवर्सिटी के माध्यम से जब भी कुलपति मुझे मिलने के लिए आएंगे तब मैं क्या क्या हुआ, क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कत आई,
समस्या का समाधान कैसे हुआ इसकी बातें करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।